Good morning, students. In today's video lesson, we will solve some numerical problems based on the NCERT questions and some other typical problems. So first, I'm taking the NCERT solved problems. उन प्रॉब्लम्स को आपको अच्छे से समझना है क्योंकि वो सारी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। उनमें न्यूमेरिकल्स भी है और साथ में कॉन्सेप्ट भी यूज कर रखे हैं। कोई कॉन्सेप्ट होगा जो इलेक्ट्रिक करंट को आपको बहुत स्पेसिफाई करके दिखाएगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा जो रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा आपको, कोई कॉन्सेप्ट होगा जो आपका इलेक्ट्रिकल कोफिशिएंट के बारे में बताएगा। क्लियर है? तो इस कंप्लीट यूनिट था जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको टीच करवाऊंगा इसको। फर्स्ट पार्ट था वो हमारा मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स तक खत्म हो गया। सेकंड पार्ट है वो मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करवाने के बाद स्टार्ट करूंगा, जिसको हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स और किर्चॉफ्स लॉज, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, स्लाइड वायर ब्रिज, इसके अंदर सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे आपके पास। क्लियर है? तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है। ओके स्टूडेंट, मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके रीड आउट कर रहा हूं इसके लिए। देखो, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 1 into 10 raised to power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contribute roughly one conduction electron and the density of copper wire is given and its atomic mass is given. आपको find out करना है estimate the average speed of the conduction electron. Average drift speed आपको find out करनी है। इसका मतलब you need to find out the drift speed. क्या क्या दे रखा है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर दे रखा है, और आपके पास दे रखा है डेंसिटी ऑफ कॉपर वायर और एटॉमिक मास। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने फर्स्ट को सोल्व करने के लिए हमने एक फेमस इक्वेशन पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो हमने पढ़ा था करंट इज इक्वल टू NEAVD, ये पढ़ा था आपने। ठीक है, N का मतलब था नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A का मतलब था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द गिवन कंडक्टर एंड VD था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर यहां से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना होता है इस फॉर्मूले से, तो वो बन जाता करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर एटम या कॉपर वायर डिवाइडेड बाई NEA के बराबर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर अवेलेबल है और करंट अवेलेबल है। सबसे पहले आपको करंट डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, N की वैल्यू मतलब करंट डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है एवोगाड्रो नंबर या 1 मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी का हम लोग एटॉमिक मास लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कॉपर ले रखा है, तो कॉपर का एटॉमिक मास दे रखा है यहाँ पे 63.5 U है, ये इसका फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, AMU लिखते हैं इसको। तो 163.5 एटॉमिक मास यूनिट को मैं ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करूं तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं 6 इंटू 10 रेज टू पावर 26 के बराबर लेके चल रहे हैं। ठीक है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 26 के बराबर ये एटम्स लेके चल रहे हैं हम लोग। क्लियर है? ओके, उसके बाद है आपके पास अगर 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर के अंदर इतने एवोगाड्रो इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 1 ग्राम के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, 6 इंटू 10 रेज टू पावर 26 डिवाइडेड बाई 63.5 के बराबर। आपको फाइंड आउट करने हैं किसके अंदर एटम, इसकी डेंसिटी देखो, डेंसिटी कितनी दे रखी है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम है। ठीक है, यह हम लोग ग्राम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, 1 मोल का कॉन्सेप्ट ग्राम के ऊपर लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इस किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो किलोग्राम में तो दे रखा है 10 रेज टू पावर 3 किलोग्राम, अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर 6, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 रेज टू पावर 3 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ग्राम ऑफ कॉपर contains number of atoms is equal to 6 into 10 raised to power 26 divided by 63.5 into 9 into 10 raised to power 6। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सोल्व कर लेते हो, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व कर लेते हो, तो आपके पास आ जाएगा नंबर डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर डेंसिटी आपके पास आ जाएगी 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 28 के बराबर। 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 28 पर मीटर क्यूब आ जाएगी। इसका मतलब 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ग्राम ऑफ कॉपर के अंदर 8.5 इंटू 10 रेज टू पावर 28 एटम्स पर मीटर क्यूब क्या है, इतने एटम्स है किसके, कॉपर एटम्स है। और यहाँ इस न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है कि हम लोग सिंपली मान के चल रहे हैं कि 1
कॉपर एटम प्रोवाइड्स वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सी इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं मैं, ठीक है, कि अगर एक कॉपर एटम उस मेटल में प्रेजेंट है तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर इतने कॉपर एटम्स प्रेजेंट होंगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो आपके पास नंबर डेंसिटी आ गई 8.5 इंटू 10⁻28 के बराबर, ठीक है। ये सोल्व करने के बाद इसको यहाँ पे हटा देता हूं, तो ये हो जाएगी आपके पास 8.5। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉपर वायर हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई नंबर डेंसिटी आई थी आपके पास 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू 4 तो इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 into area of cross section of the given copper wire is equal to 1 into 10⁻⁻7। तो इसको सोल्व कर लेना, तो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएगी आपके पास 1.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या -3 को हम लोग मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, तो ये आ जाएगी ऑलमोस्ट 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन उस कॉपर वायर में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है, तो ये इसका पहला क्या था, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, पहला पार्ट था इसका, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट क्या है। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है इसका, कंपेयर द फाइंड आउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके फर्स्ट पार्ट में आई है, इसको आपको कंपेयर करना है विद द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग द करंट, ठीक है। जो करंट कैरी कर रहा है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो करंट कैरी कर रहे हैं उनकी थर्मल स्पीड को आपको इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। और रूम टेम्परेचर आपको लेके चलना है यहाँ पे 300 केल्विन के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं थर्मल स्पीड का कॉन्सेप्ट आता कहां से है, ठीक है। तो थर्मल स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम ये बोलते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल या टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एवरेज। ये जो ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं या क्या बोलोगे तुम, एंगुलर ब्रैकेट्स लगाते हैं, ये दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स को कहा जाता है एवरेज लेने के लिए लगाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बाय द टेम्परेचर या बाय द थर्मल मोशन इज इक्वल टू 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स ऑफ टेम्परेचर के बराबर होता है, ठीक है। अगर इनको कंपेयर करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास थर्मल लगा देता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला आ गया आपके पास, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास 3 टाइम्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द रूट। इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो आपके पास थर्मल स्पीड आ जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, अंडर द रूट लगा देता हूं, 3 एज इट इज हो गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 के बराबर, तो ये हो जाएगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू आप रूम टेम्परेचर केल्विन में लेके चल रहे हो 300 केल्विन के बराबर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। इस थर्मल स्पीड को जब आप लोग कंपेयर करोगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की, तो ये थर्मल स्पीड आपकी आएगी नियरली इक्वल टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कंप्लीटली बताएं तो हम बोल सकते हैं 1.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगी। क्लियर है, ये आपके आई है थर्मल स्पीड। अगर ड्रिफ्ट स्पीड को भी मैं मीटर पर सेकंड में लेके आता हूं तो ये आई थी आपके पास 1.1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपकी ड्रिफ्ट स्पीड आई थी फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, ये आपकी थर्मल स्पीड आई है सेकंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल, ठीक है। वी वुड कंपेयर द थर्मल स्पीड ड्रिफ्ट स्पीड विद द थर्मल स्पीड, ठीक है। तो हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड को थर्मल स्पीड के साथ कंपेयर कर देते हैं, तो डिवाइडिंग ड्रिफ्ट स्पीड बाय थर्मल स्पीड या डिवाइडिंग ड्रिफ्ट स्पीड बाय थर्मल स्पीड, क्लियर है, ठीक है। इट इज इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया आपके पास, मैं सिर्फ ऑर्डर्स को कंपेयर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ का ऑर्डर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। और थर्मल स्पीड का ऑर्डर है आपके पास 10⁵ के बराबर, तो ये बन जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁵, तो ये आपके पास क्वांटिटी बन गई 10⁻⁸, ठीक है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो ड्रिफ्ट स्पीड इज 10⁻⁸ टाइम्स स्मॉलर एज कंपेयर टू द थर्मल स्पीड, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हो कि थर्मल स्पीड इज 10⁸ टाइम्स ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल का एक पार्ट और दे रखा है, स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो आपको पता है कि किसी कंडक्टर के अंदर, अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप
पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो क्वेश्चन ये है कि कितनी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर में सेटअप हो जाती है, तो आपका आंसर आ जाएगा द स्पीड्स सेट्स अप विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, याद हो आप बोलोगे द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप in a given conductor with almost equal to the speed of light। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटिंग अप होने की स्पीड हमने बताई थी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपिगेट करती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो ये पोर्शन मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पहले ही पढ़ा चुका था कि करंट का स्पीड एक अलग कॉन्सेप्ट होता है और करंट का मैग्नीट्यूड एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड तो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और एक होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, वेयर एज करंट की मैग्नीट्यूड इन दोनों फैक्टर्स पे, करंट की स्पीड डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। ठीक है, तो एक कंडक्टर के अंदर चाहे कंडक्टर कितना भी बड़ा हो, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से ऑलमोस्ट सेटअप होती है, तो वेरी फास्ट। ठीक है, बहुत तेज सेटअप होती है, तो करंट की स्पीड भी नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, अच्छी प्रॉब्लम थी, ध्यान से पढ़ लेना, नोट डाउन करनी है। थैंक यू।